Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी. आज हम जा रहे हैं बात करने बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आज हम जा रहे हैं बात करने बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हमें बॉन्डिंग के बारे में बात करनी है. चलिए, सबसे पहला जो हम जा रहे हैं बात करने वो आपका रहेगा प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में. हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है. तो पहले क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बात करें तो क्या होगा कि इट डिनोट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट करता है. एंड it is satisfied by anion only. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में तो क्या होता है कि इट इज सेटिस्फाइड बाय अनायन एंड लिगेंड. ये अनायन एंड लिगेंड से क्या होता है, सेटिस्फाई होता है. पहला डिफरेंस. दूसरा अगर हम बात करें तो क्या है ये कि जो प्राइमरी वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी इज ionizable in nature but secondary valency is non ionizable in nature. तीसरा अगर हम बात करें तो क्या है ये कि जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल. प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर एंड it has no role in predicting the geometry of the compound. अगला हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी. secondary valency is directional in nature. Secondary valency is
directional in nature and they give geometry to compound. चौथा अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी इज शोन बाय डॉटेड लाइन. Primary valency is shown by dotted line oblique dash line. Is shown by dotted line oblique dash line, whereas secondary valency is shown by thick line. Secondary valency is shown by थिक लाइन. आया. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हीं पर कुछ एप्लीकेशंस. हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, जैसे सबसे पहला हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड. इसमें क्या होता है, देखिए इसको क्वेश्चन एग्जाम में आता है. देखिए हम क्या लिख रहे हैं कि हाई इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हाई इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोर विल बी आयन. मोर will be ions. मतलब जितना ज़्यादा आयंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा. नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, if number of ions are same, then look for charge. Then look for charge. Higher is the charge on ion, more will be electrical conductivity. More will be इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मोर विल बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं आपको दो कंपाउंड दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी होगा. अगर एक हम ले लेते हैं K3 FeCN का होल 6 और दूसरा लिए हैं K4 FeCN का होल 6. ये अगर A है, ये B है. हम बता रहे हैं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किसका कनेक्टिविटी है. इसको ब्रेक करो, ये बन जाएगा 3K प्लस ऑफ FeCN का होल 6 3 माइनस. ये कैसे ब्रेक करेगा, 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस. इसमें सारे आयंस मिलाकर 4 हैं और इसमें सब आयंस मिलाकर 5 है. तो मोर आयंस मोर कनेक्टिविटी, तो ऑर्डर ये हो जाएगा.
नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो ज़रा देखो, इसमें क्या होता है कि एक हमारा मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। जब लिगेंड मेटल को अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है तो ये इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जब मेटल लिगेंड से बॉन्ड बनाता है तो ये हो जाता है पाई बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्पस से याद कीजिएगा। अगर सबसे पहला हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने बात किया कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो मेटल लिगेंड 2 रहेगा, चार्ज N+-। इसका जो हाइब्रिड आएगा वो रहेगा sp, जो इसका शेप रहेगा वो रहेगा लीनियर, और जो इसमें हम यूज़ करेंगे ऑर्बिटल वो रहेगा s एंड p में आप आइदर px ले लो और आप py ले लो और आप pz ले लो। ठीक, अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ml3+-n। ठीक है, इसका जो हाइब्रिड हो जाएगा ये हो जाएगा sp2, शेप इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, शेप इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। हम इसमें s तो ऐसे ही लेंगे और p में हम चाहे कोई भी दो ले लें, हम px + py ले लें वो भी सही है, और हम py + pz ले लें वो भी सही है, या हम pz + px ले लें वो भी सही है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो तो हो जाएगा Ml4+-n, लेकिन इसका दो बनेगा हाइब्रिडाइजेशन। एक जो बनेगा वो रहेगा DsP2 और एक बनेगा sp3d। अब जो DsP2 से बनेगा इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और जो sp3 बनेगा इसका नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल, इसका नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब जब टेट्राहेड्रल sp3, ठीक है, जब टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पर तो s का s हो जाएगा, एक हमारा p हो जाएगा px, एक हो जाएगा py, एक हो जाएगा pz। स्क्वायर में एक तो हमारा s रहेगा, p में कोई दो, चाहे आप px + py ले लो और या आप py + pz ले लो और आप pz + px ले लो, और साथ में d आपका फिक्स रहेगा, dx² - y² ही होगा, क्योंकि आपको स्क्वायर बनाना है तो आपको एक्सिस वाला ही लेना पड़ेगा। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करते हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ml5+-n, Ml5+-n, जिसका हमारा फिर से दो हाइब्रिड होगा, एक हो जाएगा sp3d और एक हो जाएगा dsp3। अब sp3d में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा px + py + pz, और sp3d d में हम लेते हैं dz², और इसका जो नाम होता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
और जो DsP3 में है इसमें तो हम एक x लेंगे, एक लेंगे Px, एक लेंगे Py, एक लेंगे Pz और D में ले लेंगे dx² माइनस y स्क्वायर। जो इसका होगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो फॉर्मूला होगा वो ml6 प्लस माइनस n। ये चाहे जिस फॉर्म में हो, d पहले आए या d बाद में आए, इसका जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका नाम ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। उसका जो नाम है वो क्या रहेगा, वो आपके ऑक्टाहेड्रल ही रहेंगे। इसका जो हाइब्रिड रहेगा वो रहेगा D2 sp3 एक होगा और दूसरा रहेगा sp3d2। इसमें हम एक s ले लें, p में चाहे हम px ले लें या py ले लें या pz ले लें, d में हम चाहे dx² माइनस y स्क्वायर प्लस हम ले लें dz²। अगर हम sp3d2 की बात करें तो इसमें हम एक s ले लेते हैं, एक हमारा px रहेगा, एक हमारा py रहेगा, एक हमारा pz रहेगा, एक हमारा रहेगा dx² माइनस y स्क्वायर और एक हमारा हो जाएगा dz²। तो d वाला कॉम्प्लेक्स एग्जाम में पूछता है कि इस हाइब्रिड में आप कौन सा d यूज़ करोगे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इसमें आप d पहले यूज़ किए हो तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लास में तो ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा। और इसमें आप देख रहे हो कि जो हमारा d बाहर है इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर d कॉम्प्लेक्स। क्या इसको बोलेंगे हम, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, जब d अंदर जा रहा है मतलब यहाँ सब पेयरिंग हो रहा है तभी तो d खाली हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इसको हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक। नेक्स्ट, अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, यूज द फॉर्मूला म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेट्रॉन। आया समझ में। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने CFT का। CFT को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं इसको। सबसे पहले आता है हमारा CFS। CFS का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है, द process of conversion of
degenerate d orbitals into a set of non-degenerate orbital in the field of ligand इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सबसे पहला हम जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस में पढ़ने? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? एक सेंट्रल मेटल एटम को 6 लिगेंड जोड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। लिगेंड L1, लिगेंड L2, लिगेंड L3, लिगेंड L4, लिगेंड L5 एंड लिगेंड L6। जिसमें अगर इसको हम मानते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है, तो अब क्या देख रहे हो कि x में भी 2 है, y में भी 2 लिगेंड है और z में भी 2 लिगेंड है। हर जगह हमारा 2 लिगेंड है। सबको दिख रहा है? अब इसमें से क्या होगा जरा समझिएगा कि in octahedral complex axial orbital जिसको हम बोलते हैं Eg will feel more repulsion than non-axial, that is your T2G। T2G में 3 होता है, D of XY, D of YZ, D of XZ। EG में 2 होता है, D of X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, D of Z स्क्वायर। तो जब रिपल्सन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा एनर्जी ऑफ Eg है वो बड़ा हो जाएगा एनर्जी ऑफ T2G। एनर्जी ऑफ Eg इज ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ T2G। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका अगर d ऑर्बिटल है, 5 होता है, जैसे लिगेंड आता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऊपर में 2 नीचे में 3। नीचे वाले को बोलते हैं T2G, ऊपर वाले को बोलते हैं Eg और इनके बीच में है जो डेल नॉट O। यही डेल नॉट O को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। और ये जो सेंटर होता है इसी को हम बोलते हैं जीरो एनर्जी लेवल। तो इसके ऊपर वाले को बोलते हैं प्लस 0.6 डेलो और नीचे वाले को बोलते हैं माइनस ऑफ 0.4 डेल नॉट। जब आपका लिगेंड स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग होगा, जब लिगेंड आपका वीक होगा तो इसमें क्या होगा? फिर इसमें आपका पेयरिंग नहीं होगा। आया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं बात करने वो ये है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे
डी का स्प्लिट होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है केवल 4 होता है। जैसे ये हमारा डी है, ठीक है, जैसे लिगेंड आया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऊपर 2 नीचे 3। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ केवल एक्स एंड वाई है, जेड वाला ऑर्बिट एब्सेंट है। तो इसमें जो जेड है ना वो फिर से डिवाइड, ये वाला फिर से डिवाइड कर जाएगा। ऊपर 1 जिसको हम बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे 1 जिसको हम बोलेंगे डी एड स्क्वायर, और इसका भी एक ऊपर 1 नीचे। यहाँ हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा हमारा डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ एक्स जेड। मतलब जेड वाला दोनों नीचे, बाकी सब ऊपर। तो इन दोनों को डिस्टेंस को डेल 1 बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेल 2, इनको हम बोलते हैं डेल 3। तो इस पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे, डेल ऑफ एस पी, स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर। जब ये स्प्लिट होता है तो क्या देखा गया है कि डेल 1 का एनर्जी ज़्यादा होता है डेल 2 का, और डेल 2 का अधिक होता है डेल 3। ओवरऑल जो आपका डेल एस पी है इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल 1 प्लस ऑफ डेल 2 प्लस ऑफ डेल 3 प्लस ऑफ डेल 3। अगला हमें ये बात करना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बेटा कैसे बनता है, थोड़ा देखना समझना ध्यान से। जैसे अगर मान लो ये हमारा कोई क्यूब है, ठीक है, ये हमारा कोई क्यूब है। अब टेट्राहेड्रल की बात करें तो एक हमारा एटम यहाँ प्लेस है, देखना गौर से, एक एटम हमारा सेंटर पर यहाँ प्लेस है, एक एटम यहाँ प्लेस है, एक एटम हमारा यहाँ प्लेस है, और एक एटम हमारा यहाँ प्लेस है। ये हमारा बन गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस इज माय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, या समझना गौर से, अगर हम बात करते हैं नॉन एक्सियल, तो इनका जो एंगल हो रहा है, इनके बीच में एंगल समथिंग हो रहा है 35 डिग्री। लेकिन अगर आपने एक्सियल की बात किया है तो इनके बीच में एंगल हो रहा है 55 डिग्री। तो अब क्या देख रहे हो कि एक्सियल में ज़्यादा एंगल है, लेस रिपल्सन लेस एनर्जी, और नॉन एक्सियल में ज़्यादा लेस एंगल मोर रिपल्सन मोर एनर्जी। यानी इसमें जो बेटा हमारा डी का स्प्लिटिंग होगा वो इस तरह से होगा कि ऊपर हमारा 3 और नीचे हमारा 2, और ये हो गया हमारा T2G, ये हो गया EG, और इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस है इसी को बोलते हैं डेल टी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा है कि जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर का होता है, ये होता है 1.3 स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। जो हमारा टेट्राहेड्रल का होता है ये हो जाता है 4/9 ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करते हैं
तो पहला पॉइंट देखो क्या होगा इसमें, अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड, arrangement of ligand in increasing, arrangement of ligand in increasing order of strength, in increasing order of strength of their field, of their field, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि I माइनस, BR माइनस, S माइनस 2, SCN माइनस, CL माइनस, F माइनस, C2O4 माइनस 2, H2O, NCS माइनस, CH3CN माइनस, pyridine, NH3, EN, CN माइनस, CO, ये क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा हो गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये हमारा रिगार्डिंग वो हो गया, दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर वैलेंस बॉन्ड एंड वर्नर थ्योरी। क्लियर है। नेक्स्ट जो इसमें हम जा रहे हैं बात करने, वो रहेगा ऐसा कुछ एप्लीकेशंस है बेटा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको लाइट में आप नहीं ले सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन ऑफ कौन सा कंपाउंड, जैसे मैग्नीशियम, ये वाला एलिमेंट आपका क्लोरोफिल में होता है। जैसे कोबाल्ट, ये वाला आपका एलिमेंट विटामिन B12 में होता है। जैसे Fe+2, ये वाला हमारा हेमोग्लोबिन में होता है। जैसे जिंक इंसुलिन में होता है। जैसे हमारा जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइड में होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइड में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और कुछ IUPAC नेम्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग बोर्ड क्लास में कवर किए हो, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, पहले कुछ टर्म्स की हम बात करते हैं, टर्म्स होता क्या है क्या नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए अगर हमने एक ऐसे कंपाउंड लिखा MLN -A, जो यहाँ M है ना बेटा, ये शो करता है सेंट्रल मेटल एटम, जो नॉर्मली D ब्लॉक का होता है। जो मेरा L है, ये शो करता है लिगैंड। जो स्मॉल n है, ये शो करता है नंबर ऑफ लिगैंड। और जो A शो करता है, ये शो करता है चार्ज ऑन लिगैंड। ये शो करता है चार्ज ऑन लिगैंड। ठीक है, ये कुछ हमारे जनरल टर्म्स हैं। इसमें
नेक्स्ट हमें बात करना पड़ेगा रिगार्डिंग लिगेंड्स के बारे में, कि जो मेरे पास लिगेंड है उसको हम क्लासिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सबसे पहला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा अनायनिक लिगेंड, दूसरा हमारा हो जाएगा न्यूट्रल लिगेंड, और तीसरा हमारा हो जाएगा आपका कैटायनिक लिगेंड। ये तीन तरह से लिगेंड है जिसको हम चार्ज के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लिगेंड की बात करें क्लासिफिकेशन, तो ये हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी। मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर अवेलेबल, number of lone pair available for the formation of coordination bond, available for the formation of coordination bond। और इसी पर हम जो क्लासिफाई करेंगे वो सबसे पहला हमारा रहेगा मोनोडेंटेड लिगेंड। सबसे पहला क्या रहेगा हमारा? मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। जैसे एग्जांपल आप ले लो H2O, NH3, Cn- and so on। दूसरा हम बात करते हैं बाईडेंटेड लिगेंड। दूसरा हम बात करेंगे बाईडेंटेड लिगेंड, मतलब जिसमें दो लोन पेयर डोनेट हो सके। तो बाईडेंटेड को हम फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक आपका आता है सिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड, और दूसरा आपका आता है अनसिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल मतलब दोनों एटम सेम हो और दोनों डोनेट कर सके। अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों डिफरेंट हैं और दोनों डोनेट करें। फिर हमारा आता है ट्राइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट जो हमारा आता है बेटा वो रहता है ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसमें 3 लोन पेयर करें, फिर टेट्रा होता है, फिर पेंटा, फिर हेक्सा एंड सो ऑन। इस तरह से क्या होता है कि हम लिगेंड्स को डेंटिसिटी पर क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है चिलेटिंग लिगेंड्स की बिहेवियर ऑफ लिगेंड। फिर होता है एमिडेंट लिगेंड, ब्रिज लिगेंड,